जी अस्सलाम वालेकुम। जी आज मेरे भाई जो हमारा लेक्चर है वो है जी लेक्चर नंबर 48 सर। जी आज तो बच्चे बहुत कम हैं जी, ना होने के बराबर, लेकिन बहरहाल हम इंशाल्लाह जी इससे भी कम थे। चले लो मेरे भाई कह रहे हैं सर इसमें तो फिर भी बहुत ज़्यादा है, बाकी में तो नहीं थे। चलें, अब तो बारिश मेरा ख्याल है हल्की हल्की सी हो रही है, बस तैरते आ जाते मैं पानी च जावा जी। इधर 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 आई लो जी, भाई को एक्स्ट्रा पेन भाई दो यार, दो भाई भूल गए हैं। अच्छा वकास साहब को चाहिए, दें सर भाई को, कोई है पेन जी। अच्छा जी IAS 8 मेरे भाई हमने स्टैंडर्ड स्टार्ट किया था, कौन सा IAS 8 स्टैंडर्ड हमने स्टार्ट किया था जी। मेरे भाई ये स्टैंडर्ड तीन चीजों को डील करेगा, बहुत तवज्जो से बातों को सुनना है आपने। पहली है मेरे भाई प्रायर ईयर एरर्स। क्या मेरे भाई? यानी पिछले साल के मसले। अच्छा अपने वाल में मसला आ सकता है बच्चों, कोई आ सकता है बच्चों, कल क्वेश्चन किया तो था हमने, अपने साल में भी मसला आ सकता है सर। तो अपने सालों में जो मसले आते हैं बच्चों वो लोगों को बताते हैं भला? नहीं, अब बड़े हो गए हैं जी, अब माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, घर की बातें घर में रह जाएं बेहतर है जी, लोग मजाक उड़ाते हैं। वेरी गुड, वेल डन, भाई ने दोनों वॉल्यूम आज लिए हैं, पहले वाला भी आज, वॉल्यूम 2 वैसे आज लेना था ना, भाई ने वॉल्यूम 1 भी आज ही परचेज किया। उन्होंने कहा यार हमें बार बार चक्कर लगते हैं तो एक ही दफा जरा, तो फिर ये किसके? अच्छा अच्छा किसी और कहते सर वॉल्यूम 1 लिया हुआ पहले, मैंने कहा शायद जरा जी, कुछ होते हैं ना थोड़े से जरा आराम पसंद लोग, कहते हैं यार एक ही दफा बस करेंगे। अच्छा जी प्रायर ईयर एरर्स। क्या मेरे भाई? पिछले सालों की गलतियां। और बात समझ गए हो? हाँ अपने साल में भी गलती हो सकती है, बट उस गलती को एमे रोला नहीं डालना यार इधर बात सुनो मैं तुम्हें बातें बताऊं, नहीं, बस पिछले सालों की गलतियां बच्चों। ये एक तो ये हो गया बच्चों। दूसरा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। भाई ये गलती नहीं होती। एरर क्या होता है? एरर क्या होता है सुन लें, एरर क्या होता है सुन लें मेरे भाई। एरर ये होता है जी, आपने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है, आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रीट कर लिया, एरर है। डेप्रिसिएशन मेरे भाई सुनना जरा गौर से, भाई सुन नहीं रहे, तवज्जो नहीं है, फोकस नहीं है, वरना मिक्स हो जाएगा एस्टीमेट के साथ। लाइफ थी कितने साल मेरे भाई? 10 साल, गलती से 5 साल क्या कर दिया बच्चों? डेप्रिशिएट कर दिया। सर ये तो चेंज इन एस्टीमेट है, नहीं ये एरर है। चेंज इन एस्टीमेट ये है कि आपका ख्याल ये था कि 10 साल लाइफ है, बाद में जाके 3-4 साल पता चला नहीं 5 साल है, ये एस्टीमेट का चेंज है। कंफ्यूज नहीं करना, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं। 2 पे नहीं 1 पे सुनना पड़ेगा, 2 पे 1 पे सुनना पड़ेगा। कल जूम सेशन था तो बच्चे कहते सर आपको कैसे पता चलता हम 2 पे सुनते हैं? नॉर्मल बात है बच्चों, इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। कहते सर वो सुनते 2 पे ही हैं, तो भाई 1 पे कर लो, फिर जब कहूँ ना फिर कर लो शाबाश 1 पे। इंपॉर्टेंट बातें मिक्स हो जानी है चीजें, वरना कंफ्यूज हो गए। 2 दफा पीछे बैक बैक करके सुनना पड़ेगा, एक ही दफा सुन लो। डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी थी मेरे भाई, जो लाइफ है ना सर वो थी कितनी? 10 ईयर्स। कितनी मेरे भाई? आपने गलती से 5 साल की बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी, ये गलती से एरर है मेरे भाई, गलती से की है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है मेरे भाई, इनिशियली खड़े होके आपका अंदाजा था लाइफ 10 ईयर्स है, 2-4 सालों के बाद पता चला नहीं यार 10 ईयर नहीं, 8 साल है, 5 साल है, 4 साल है। दिस इज चेंज इन एन एस्टीमेट। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगली बात भाई समझ आई है जी। अगली बात मेरे भाई, जो बिल्डिंग थी ना सर, बिल्डिंग वो थी आपके अपने यूज में, यानी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट इस तरह आपने काउंट फॉर करना था ना, रिकॉर्ड करना था। आपने गलती से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना लिया। यहां थी रेंट वाली बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आपने गलती से क्या बना लिया मेरे भाई? आपने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट IAS 16 बना लिया, ये एरर है मेरे भाई। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? और एक होता है पॉलिसी का चेंज। अब जरा फर्क समझना दोनों में, ये एरर है, ये तो एरर है, मानते हैं ना? और जब कह ही दिया तो एरर है ना भाई। दूसरा ये होता है जी, शुरू में आपने उसका यूज जो था ना बिल्डिंग का, वो आपने कहा जी ये ऑन यूज है, क्या है? बाद में 2 साल तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट ऑन यूज थे, 2 सालों के बाद आपने कहा नहीं 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 इसको ना हम रेंट पे देते हैं। अब यूज क्या हो गया? चेंज हो गया। अब क्या है बच्चों बताओ? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब ये आपकी पॉलिसी का चेंज है। क्या है?
अब स्टैंडर्ड चेंज हो गया, ये पॉलिसी, ये एरर नहीं है, ये क्या है बच्चों, चेंज इन एन अकाउंटिंग पॉलिसी। मेरी बात समझ रहे हैं, एरर और मेरे भाई एस्टीमेट में फर्क है, एरर और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में फर्क है। कॉस्ट मॉडल मेरे भाई IAS 16 याद करो, आपने जाना है कॉस्ट मॉडल से किधर बच्चे, रिवैल्यूएशन मॉडल, ये एरर तो नहीं है, तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। क्या मेरी बात समझ रहे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है मेरे चांद, आपने जाना है कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे, ये एरर तो नहीं है, तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। इन्वेंटरी के अंदर आपको समझाया था दो मेथड्स हैं, एक है FIFO, एक है वो सिस्टम होता है पीरियोडिक और परपेचुअल, मेथड्स की बात कर रहा हूं, मॉडल। आपने कहा जी दो मेथड्स हैं, मॉडल्स हैं जी, FIFO या एवको वेटेड एवरेज, आपने वेटेड एवरेज से जाना है FIFO, FIFO से जाना है एवको, ये क्या एरर तो नहीं है बच्चों, ये चेंज इन अकाउंटिंग क्या है, पॉलिसी है। एरर ये था कि ट्रीट करना था FIFO के मुताबिक, कर गलती से क्या लिया, एवको के मुताबिक, वो तो क्वेश्चन पढ़ के समझ आ जाएगा फौरन। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है सर? क्या बातें समझ आ रही, मुश्किल बात तो नहीं मैं कर रहा, क्लैरिटी है ना, आसान, मुश्किल नहीं आसान है, क्लैरिटी है बच्चों, क्लैरिटी। ये ना स्टैंडर्ड पूरा पढ़ लें, यही समझना है एरर क्या है और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के एस्टीमेट क्या है, गलती है तो एरर है बच्चों। अगर बाद में जाके आपका ख्याल चेंज हो गया तो ये या तो कुछ चीजें एस्टीमेट में आएंगी, कुछ किस में आएंगी मेरे भाई, मेरी बात समझो। डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी 20 कर दी 200, ये क्या है, हाँ ये नहीं कहना सर डेप्रिसिएशन तो एस्टीमेट होता है, और डेप्रिसिएशन एस्टीमेट होता है, गलती तो नहीं ना एस्टीमेट होती। और क्या बात समझ रहे हो मेरे भाई? अच्छा सर, अब जरा बात सुन लीजिए, मैं और भी एक्सप्लेन करता हूँ, जरा अभी तसल्ली नहीं हुई मेरी, इंशाल्लाह एक्सप्लेन करता हूँ मजीद भी। मेरे मासूम दोस्तों, तीन बातें, एक है प्रायर ईयर के एरर्स, एक है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, एक है मेरे भाई चेंज इन एन एस्टीमेट। अब ये बातें तो पुराने सालों की हैं, पुराने सालों से रिलेट करती हैं। आज हम खड़े हैं, पहले पूरी स्टोरी सुन लो, हम खड़े हैं 2001 पे, सुनना पड़ेगा, वन पे जी मेरे भाई, हम खड़े हैं 2025 पे। किधर खड़े हैं बच्चों? 2025 में आके पता चला इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है ना, कॉस्ट मॉडल ठीक नहीं है, बल्कि हमने कहां जाना है, फेयर वैल्यू मॉडल। ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। अब बिल्डिंग आपने ये ली हुई थी भाई 3-4 साल, अब मेरे भाई ये तो पिछले सालों को भी देखना पड़ेगा ना, अब देखना पड़ेगा पिछले सालों को क्या करना है। अब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ये मैंने ये वाली एग्जांपल दी। अगली एग्जांपल, आपने कहा नहीं, शुरू में हमने डिसाइड कर लिया था कि हमने, क्या उसका नाम है जी, शुरू में तो खैर कॉस्ट ही होता है ना मेरे भाई, बाद में जाके एक आधे साल आपने कहा जी फेयर वैल्यू मॉडल, लेकिन आपने कैसे ट्रीटमेंट करते रहे, कॉस्ट मॉडल के मुताबिक। ये क्या है, ये एरर है। अब इधर भी पिछले सालों में मसला आना है। और तीसरा है मेरे चांद एस्टीमेट, आपका मेथड था डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन, बाद में ख्याल आया नहीं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ज्यादा बेहतर है, या लाइफ थी 10 साल, बाद में ख्याल आया नहीं 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 इसने तो इतना चलना ही नहीं है, ये तो 5-8 साल ठीक है लाइफ, ये बाद में जाके 2-4 साल बाद में जाके पता चला। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? डेप्रिसिएशन का रेट है बच्चों 10%, तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे 5% पे या 15 पे, बाद में जाके ये ख्याल आया 10% वाला। ये मेरे भाई है सारे एस्टीमेट्स। ये क्या है? डेप्रिसिएशन एक एस्टीमेट है। डेप्रिसिएशन गलत कैलकुलेट करना एस्टीमेट नहीं है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बजाते खुद क्यों एस्टीमेट क्यों है? यूजफुल लाइफ क्या है? एस्टीमेट है। फ्यूचर प्रेडिक्ट किसे कैसे करेंगे मेरे भाई? ये जो आप लेते हैं रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, ऐसा इतने का बिकेगा, एस्टीमेट है मेरे भाई। डेप्रिसिएशन का रेट कैसे निकलता है आपको निकालना सिखाया था भाई। इसके लिए यूजफुल लाइफ भी चाहिए आपको, इसके लिए मेरे चांद आपको रेजिडुअल वैल्यू भी चाहिए। सर ये सारी एस्टीमेट्स हैं। क्या बात है, समझ आ रही? अब देखना यह है कि मेरे भाई पिछले सालों पर इंपैक्ट आना है। अब वो जो पिछले सालों पर इंपैक्ट आना है उसको ट्रीट कैसे करना है? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही? अब पिछले सालों पर जो इंपैक्ट आना है उसको कैसे ट्रीट करना है? हमने तो लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या कर दी मेरे भाई? इशू कर दी है। इनके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑनलाइन वालों के पास भी हैं। तो मेरे भाई अब क्या करना पड़ेगा बताओ? अब सोचना पड़ेगा। सर 3 चीजें हैं। स्टैंडर्ड कहता है इन दोनों को कहता प्रायर ईयर एरर, और मेरे भाई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कहता पिछले सालों को सही करना है आपने। इसको हम डील करते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली। कैसे मेरे भाई? रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब है 25 में मसला नजर आया, 25 तो सही करना ही करना, 24, 23, 22, 21 सारे सालों को क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ आती है सर? क्या मेरी बात समझ आती है सर? रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब रेट्रोस्पेक्टिव, पिछले सालों को भी रीसेट करें। रेट्रो रट्टा लगा लें,
याद कर लें, रेट्रो रीस्टेट, आर आर रेट्रोस्पेक्टिव है, रीस्टेट क्या करना है, रेट्रोस्पेक्टिव है, रीस्टेट रीस्टेट रीस्टेट, आर 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 आर। क्या मेरी बात समझे सर? दूसरा है मेरे भाई चेंज इन एन एस्टीमेट। मेरे भाई लाइफ चेंज हो गई, डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज हो गया सर। सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन तो एस्टीमेट है मेरे भाई, एक होता है कंफर्म जनरली बैड डेट एक्सपेंस। हमने जब ये पढ़ा था हमने इसको लेके अलग अलग चले थे, हमने 3 चीजें बनाई थी, गुड डेटर, बैड डेट और मेरे भाई, और बैड डेट के आगे लिखा था कंफर्म जनरली। वो आपको तब समझ नहीं आया होगा मैंने क्यों लिखा था, इससे लिखा था कंफर्म है, कहते साढ़े मर गए हम तड़े मर गए जी, कंफर्म जन्नती किताबों से निकाल दिया। जो है मेरे भाई जो डाउटफुल है ये क्या है, बोलो शाबाश, ये कंफर्म नहीं है, एस्टीमेट है कि शायद इतने % अमाउंट ना मिले, शायद इतने % ना मिले, इसलिए कभी प्रोविजन ज्यादा होती है, कभी प्रोविजन कम होती है। भाई बात समझ रहे हैं? गोलियां करवाने वाले गोलियां करवाते जा रहे हैं, जिस साल कम गोलियां करवाई प्रोविजन कम, गोलियां ज्यादा करवा दी प्रोविजन ज्यादा, ये एस्टीमेट है मेरे चांद। क्या है सर? एस्टीमेट है। अब स्टैंडर्ड ये कहता है यार एस्टीमेट है ना, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, पहले कोई और एस्टीमेट था अब कोई और एस्टीमेट है, कहता कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, पिछले सालों को ना छेड़ो, कहता ऑनवर्ड्स फिर सही वाली काउंटिंग कर लो, कोई इशू नहीं है। क्या मेरी बात समझे हैं? कहता जब आपका एस्टीमेट चेंज हो रहा उससे उस वाले साल में और ऑनवर्ड्स, उस प्रोस्पेक्टिव कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? करंट ईयर पर इंपैक्ट लो और अगले आने वाले सालों को, कहता पिछले सालों को कुछ नहीं कहना, कोई मसला नहीं है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? इन्वेंट्री में एनआरवी एडजस्टमेंट मेरे भाई, एनआरवी एडजस्टमेंट, वो भी क्या है? एनआरवी एडजस्टमेंट। वो एनआरवी कैसे निकलती है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, याद है? और एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, ये भी एस्टिमेट है भाई। अब इधर आए मेरे मासूम दोस्तों, इधर आए, कहता प्रायर ईयर एरर और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को डील करना शुड बी ट्रीटेड एज, कहता इंपैक्ट ऑन करंट ईयर तो आना ही है, कहता एज वेल एज, कहता जी एग्जांपल देख लें जी इसकी, IAS 16 कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पे चले गए, वाइस वर्सा। वैसे प्रैक्टिकली ऐसा मेरा तो नहीं ख्याल, ऐसा मतलब कि देखा तो नहीं कभी कि रिवैल्यूएशन मॉडल से कॉस्ट मॉडल पे आ जाए, कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाते हैं, सही है बच्चों? बाहर IAS 40 में तो उन्होंने कहा, इधर बात भी लिख दी उन्होंने कहा यार ठीक है कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे चले जाएं एंड वाइस वर्सा, लेकिन आगे एक बात भी लिखी, जब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है ना, तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मुंह उठा के नहीं हो जाती, देखना होता है कि भाई जब आप नए मॉडल में जो जा रहे हैं, अगर तो नया मॉडल ज्यादा अच्छी काउंटिंग करके, जिस तरह बुक वैल्यू किताबों में नजर आ रही है कॉस्ट मॉडल के मुताबिक, अगर आप फेयर वैल्यू पे चले जाएंगे तो अब मार्केट वैल्यू की रिफ्लेक्शन आ जाएगी, ये ज्यादा अच्छी बात है। तो स्टैंडर्ड ने आगे लिखा IAS 40, वो कहता है जब आपने काउंटिंग पॉलिसी का चेंज करना है तो आपने देखना है कि जो मेथड है, IAS 40 में नहीं, वैसे जनरल बात बता रहा हूं, IAS 40 में जो बात है वो लैदा करके बताता हूं। वो कहते हैं ये जो आप नए मेथड की तरफ जा रहे हैं, कहता बिल्कुल इजाजत है जाएं, कहता लेकिन देखना है कि नया मेथड ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन दे रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की या नहीं, अगर दे रहा है तो कहता अलाउ कर दिया हमने, जाएं बेहतरीन हो गया, बढ़िया बात है ये। क्या मेरी बात समझे? लेकिन आगे ना IAS 40 में एक बात है, IAS 40 कहता इजाजत है आप मतलब कि एक मॉडल से दूसरे मॉडल पे जा सकते हैं, लेकिन कहता ये बात कोई इतनी अच्छी, अपने लफ्ज़ों में बता रहा हूं, हजम नहीं हो रही कि आप फेयर वैल्यू मॉडल में हैं और आप कॉस्ट मॉडल पे जाना चाह रहे हैं। फेयर वैल्यू मॉडल ज्यादा अच्छी रिफ्लेक्शन देता है। क्या मेरी बात समझे? वंस जब आपने चूज कर लिया तो ख्वाहिश क्या है स्टैंडर्ड की कि अब आप फेयर वैल्यू मॉडल पर ही रहें। क्या मेरी बात समझे? बाहर अब आप इधर आए, IAS 254 से एफको पे जाना एंड वाइस वर्सा, ये एफको यहाँ एफको से कहा आना मेरे भाई, बोले 5 रिक्लासिफिकेशन। अब मेरी बात जरा सुन लें मेरे भाई, जब किसी स्टैंडर्ड में चेंज आता है ना, चेंज आता है स्टैंडर्ड में, क्या आता है चेंज, जिस तरह IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर। मेरे मासूम दोस्तों जरा गौर से बात सुनिएगा, पहले क्या होता था, जो डिस्काउंट अलाउड था ना, डिस्काउंट अलाउड, इससे एक्सपेंस ट्रीट किया जाता था। क्या किया जाता था? ये बाद में फिर IFRS 15 में आके उन्होंने लिख दिया, जब स्टैंडर्ड नहीं आया उन्होंने कहा जी अब आपने डिस्काउंट अलाउड को कहां से माइनस करना है? सेल में से। पहले तो आप इसे क्या बनाते होते थे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट। अब आप इससे ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट वो ऊपर सेल में से माइनस करने लग पड़े हैं। तो सब अब प्रेजेंटेशन क्या हो गई है? चेंज। जब आपने प्रेजेंटेशन चेंज करनी है ना, तो ये क्या है जी? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या मेरी बात समझे हैं? कभी स्टैंडर्ड ऑप्शन देता है कि ये 2 प्रेजेंटेशन है, दोनों में से जौन सी मर्जी अडॉप्ट कर लो।
इसमें चेंज किया आपने, या स्टैंडर्ड ने कह दिया अब करना ही ये है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? रिक्लासिफिकेशन दो तरह से हो सकती है, या तो इजाजत दी है आपको कि जी कोई खर्चा सेलिंग में क्या उसका नाम है जी, स्टैंडर्ड कह दे जी ये खर्चा सेलिंग में आना, लेकिन फिर कह दे जी नहीं एडमिन से उठाओ, ये एडमिन में लेके आओ, या एडमिन में आना है स्टैंडर्ड कहते अब सेलिंग में लेके जाओ, प्रेजेंटेशन चेंज हुई, देखने वाले धोखा खा जाएंगे ना, ये चेंज इन अकाउंटिंग, वो कहेंगे एडमिन एक्सपेंस बहुत ज्यादा है, हालांकि पिछले साल थे 200 के, इस साल 200, इस साल आगे जी 300 रुपए के, और सेलिंग कम हो गए हैं, आप एक खर्चा उठा के कहां लेके हैं, एडमिन में, देखने वाले कहेंगे यार गुड यार इंतजामी अमूर बड़े अच्छे चला रहे हैं ये, और सेलिंग एक्सपेंस यार ये क्या नहीं अच्छे नहीं चला रही है, तो इंतजामी अमूर तो सही चल नहीं रहे, बहुत ज्यादा खर्चे हो रहे हैं। और मेरे भाई वो कहेंगे यार सेलिंग एक्सपेंस तो बहुत कम है, हालांकि ये मसला नहीं है, मसला ये है आपने प्रेजेंटेशन चेंज की है, एक चीज कम की है एक ज्यादा कर दी, ये है प्रेजेंटेशन के मसले। क्या है, आप से कर रहे हैं या स्टैंडर्ड ने कंपल्शन लगाई है कि ऐसा ही करना है, स्टैंडर्ड चेंज होता है मेरे भाई। क्या मेरी बात समझे? ये है मेरे चांद चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अगली बात भी सुन लें मेरे मासूम दोस्तों, जब ये IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट, पहले ये स्टैंडर्ड आया था, ये काफी पुराना स्टैंडर्ड है ये, लेकिन पहले क्या होता था बच्चों, इंटरेस्ट एक्सपेंस को एक्सपेंस ही ट्रीट करते थे, ये क्वालिफाइंग एसेट या IAS 23 का वजूद नहीं था। फिर उन्होंने बाद में कहा नहीं यार, अगर कोई ऐसा लोन जो आपने लिया है इस पर्पस के लिए स्पेसिफिक, और जनरल में से अगर कोई पेमेंट कर दी है तो कहता है जी, और सबस्टांशियल टाइम पीरियड है, तो कहता है इस तरह के इंटरेस्ट को आपने क्या करना है, एक्सपेंस आउट नहीं करना, रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं बनाना, बल्कि कैपिटल एक्सपेंस बनाना है। अब जिस साल ये स्टैंडर्ड में मेरे चांद चेंज आई होगी, तो मेरे मासूम दोस्तों तो मुझे बताएं फिर आपको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ये वाली बातें करनी पड़ी होंगी। क्या मेरी बात समझे हैं सर? और बात समझे हैं? अच्छा अगली बात आप सुन लें सर, जब स्टैंडर्ड में चेंज आती है, तो अब जब स्टैंडर्ड में चेंज आती है ना, तो स्टैंडर्ड अभी आप इंशाल्लाह फॉर्म्स में प्रैक्टिकली जब जाएंगे तो आप स्टैंडर्ड खोल के देखा करें, तो उसमें एक चीज लिखा होता है इफेक्टिव फ्रॉम इस तारीख से ऑनवर्ड्स। क्या मेरे भाई, इस तरह की बातें स्टैंडर्ड में लिखी होती हैं। कभी कभी स्टैंडर्ड ये कह देता है इसका चेंज ना इससे ऑनवर्ड्स लेना है, यानी 25 में खड़े स्टैंडर्ड कहता है 21 से ऑनवर्ड्स चेंज लेना ही लेना है। कभी कभी स्टैंडर्ड कहता है कि जी नहीं, आपने जब से कंपनी बनी इसका चेंज लो, वो पीछे जाना पड़ेगा। अब कभी कभी मेरे भाई इस तरह होता है, अगर तो 2-3 सालों के मसले हो तो इशू नहीं है, हम ले लेते हैं चेंज। अगर स्टैंडर्ड कहता नहीं इन आगाज से इंसेप्शन इनिशियली उधर से चेंज लो, तो कभी कभार ये पॉसिबल मेरे चांद नहीं होता, इतना पीछे जाना, रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं होते। और बात समझे, 20-25 साल का डेटा कहां से लेके आए आप? फिर स्टैंडर्ड ये कहता अगर ऐसा कोई मसला है तो फिर मैक्सिमम जितना पीछे जाया जा सकता है उतना पीछे चले जाओ। क्या मेरी बात समझे हैं? सही है। ये बात वैसे अगली जो बताने लगा हूं ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, ऐसे नॉलेज के लिए बता रहा हूं, जितना मैक्सिमम फिर पीछे जाया जा सकता है चले जाएं। ये तो कहीं ना कहीं बात आ जाएगी थ्योरेटिकल, लेकिन उसके लिए ना फिर प्रैक्टिकली आपको कोई नोट देना पड़ता है कि जी ये स्टैंडर्ड इधर से इधर तक कह रहा था चेंज करने को, इंसेप्शन से हमारी कंपनी इस दिन बनी थी, इसका चेंज यहां से आना था, लेकिन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, इस तरह की बातें। क्या मेरी बात समझ रहे? क्या बात समझ रहे बच्चों? अब आपको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की समझ आई, कोई मॉडल चेंज होगा, यहाँ की प्रेजेंटेशन आपने चेंज कर दी, दिस इज कंसिडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग मेरे भाई पॉलिसी। अच्छा जी, जिस तरह मैंने ये कहा, मैंने कहा रिक्लासिफिकेशन इन प्रॉफिट और लॉस, स्टैंडर्ड कह दे आपने जो अदर इनकम रिकॉर्ड की है इससे आपने रेवेन्यू का पार्ट बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? रेवेन्यू का पार्ट बनाना है। क्या करना है मेरे भाई? तो सर ये फिर क्या है बताएं, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगी ना जी। आगे मेरे भाई एस्टीमेट की अगर आपने एग्जांपल्स लिखनी है तो लिख लें बेशक आप। एस्टीमेट क्या होता है? कहता है शुड बी ट्रीटेड एज प्रोस्पेक्टिवली, कहता है इंपैक्ट इज टेकन इन करंट एज वेल एज फ्यूचर ईयर्स। ये मैं आपको कुछ एग्जांपल इसकी लिख देता हूं। डेप्रिसिएशन का मेथड, क्या मेरे भाई डेप्रिसिएशन का नहीं, बल्कि मुझे ये लिखना चाहिए चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड। सर ये तो क्या लिखना चाहिए मेरे भाई? चेंज इन डेप्रिसिएशन का मेथड, चेंज इन
चेंज इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अच्छा बेटे, ये ज्यादा अच्छी समझ आ रही है, ये वाली बोल्ड या ये है नीचे वाला बोल्ड? ठीक है, वो फिर ऑनलाइन वाले कहते हैं समझ नहीं आती लिखा क्या हुआ है। हाँ जी, चेंज इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, या चेंज इन रेसिडुअल वैल्यू, या फिर मेरे भाई चेंज इन डेप्रिसिएशन का या फिर चेंज इन प्रोविजन। ये तो डाउटफुल डेट पे लगती है। नेक्स्ट मेरे भाई, एनआरवी एडजस्टमेंट, क्या मेरे भाई? और सर क्या? इम्पेयरमेंट। ये सब क्या है बच्चों? एस्टिमेट। क्या है मेरे भाई? खैर इम्पेयरमेंट तो चलो ना भी लिखूं तो उसमें तो जो फैक्टर्स हैं वो आते हैं ना, बस ठीक है। ओके ओके मेरे भाई, आई बातें समझ? ओके सर, अब आ जाए सर जी आप ना, जी खलील भाई यार वो पानी तो दीजिए, बल्कि रहने दें, गर्म पानी आया हुआ बस, ठीक है जज़ाकल्लाह, ये रखिए वो। चलें बच्चों जल्दी करो, ना ना मना लिखो बस, ठीक है। बच्चों जल्दी करो यार, क्वेश्चन करना है बच्चों। बच्चों हो गया नोट? हो गया बच्चों? हो गया बच्चों नोट? चलें पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 3 ओपन कर लें सर, पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 3 सर ओपन कर लें, शाबाश। फॉर्मेट बना लें चेंजेस इन इक्विटी का। भाई मुस्कुरा रहा है नीचे, मोबाइल खोला होगा तुमने, है ना है ना है ना? ऐसा ही है ना, देखा देखा वो देखा मोबाइल, वो देखा मोबाइल उसके पास, क्या क्या था ऐसा है? क्या था ऐसे तो नहीं हैं।
पकड़ा गया। चलें चलें चलें, जल्दी फॉर्मेट बनाएं बच्चों। नाम क्या है जी क्वेश्चन का? जी मेरे भाई इधर इधर लिखवाएं जरा, फखर FA। अब मैंने लिख दिया, मैं काट के फिर FL लिखूं? जी स्टेटमेंट ऑफ जी चेंजेस इन इक्विटी। नेक्स्ट, फॉर द ईयर एंडेड। जी जी सबसे पहले क्या आएगा? जी शेयर कैपिटल, शेयर जी, फिर 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 जनरल रिजर्व। जो बस क्या? जी रुपीज इन जी ओपनिंग बैलेंस। जी फर्स्ट एंड 2018। जी बताएं दी अमाउंट। शेयर कैपिटल कितना? जी शेयर प्रीमियम नहीं है। आगे रिटेन अर्निंग्स कितनी? सरप्लस स्पेसिफिक रिजर्व ये भी नहीं, और जनरल रिजर्व भी। नेक्स्ट, जी आगे बच्चों एक चीज पढ़ लें, बस एक चीज पढ़ लो। फॉलोइंग मैटर्स नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड। ये टू प्रोवाइड कहता है रेलिवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इट हैज बीन डिसाइडेड टू चेंज द मेजरमेंट बेसिस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल से। बताइए क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसी है, अभी बताया आपको। अब मुझे बताएं, जब आपने कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे जाना है, तो फेयर वैल्यू मॉडल में तो डेप्रिसिएशन नहीं होती। अब पिछले सालों की डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा? पिछले सालों पर इंपैक्ट लेना है, रेट्रोस्पेक्टिव। पिछले सालों की डेप्रिसिएशन को रिवर्स करना है। और क्या करना है जी? और फेयर वैल्यू को इनकॉर्पोरेट करना है गेन या लॉस। इसका मतलब है प्रॉफिट पर इंपैक्ट तो आना है। और ये मसला कब से है? कहता फर्स्ट एंड 2016 पे एसेट लिया, हम तो 19 पे हैं, यानी 19 इफेक्ट होगा, 18 होगा, 17 भी होगा, 16 भी, यानी ये तो आहो आहो
2 लाइन छोड़ें और इधर लिखें बच्चों प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट। 2 लाइन छोड़ के लिखना है नेट प्रॉफिट। किस साल का? 2018 का। बच्चों आपको पता है ये सही नहीं है ना। अच्छा 18 का तो इधर लिख लेंगे, 19 का इधर लिख लेंगे अपने वाले साल में। पिछले सालों को फिर इधर ही कहीं जाके सही करना पड़ेगा मेरे भाई। और सही है? बताएं कितने दिए हैं? 98। डन। अच्छा और बताएं। इसका मतलब है और तो कोई मसला नहीं है ना प्रॉफिट में। कैटेगरी ए वाली चीजें याद है बच्चों? प्रॉफिट हो गया। और देखें, और देख लें बच्चों, ये इधर उन्होंने ये बैलेंसेस दिए थे ना फर्स्ट 10 2017 18 17। तो आपको पता है क्या है बच्चों? इररिलेवेंट। क्या है जी मोहतरम? इधर आ जाएं। ये क्या है मेरे मासूम दोस्तों? इधर आए जी। नेट प्रॉफिट ये नहीं, ये तो खैर हमने क्या करना, ये तो छोड़ें। ये बताएं जी नेट प्रॉफिट, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस अराइजिंग ड्यूरिंग द ईयर। और आगे स्टेरिक लगाया ना उन्होंने, लगा के लिखा ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग इज मेड अपॉन डी रिकग्निशन ऑफ द रिलेटेड एसेट। कहता ये हमारे वाले साल में आया और इसके साथ स्टार लगा के लिखा ये जो आया होगा ना, ये हमने जब डिस्पोजल हुई तो सारा का सारा रिटेन अर्निंग में फेंक दिया। इस साल आया, इस साल चला गया। अरोज और एडजस्टेड याद है? अच्छा मेरे भाई इधर का लिखना है और आगे ब्रैकेट में लिखते हैं डिस जी ट्रांसफर, बस। और जो भी लिखना लिख दें, या ट्रांसफर इनटू रिटेन अर्निंग लिखते हैं। बताएं कितना बच्चों? 14 का रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग्स मेरे भाई क्रेडिट। डन। डन सर, कोई मसला सर? एनी प्रॉब्लम? ओके सर। ओ ठीक है। डिविडेंड शिविडेंड किधर है? ये रहा पॉइंट नंबर 3। अब जरा सोच लें, 2018 में क्या आएगा बच्चों? एक तो इंटरिम आ जाएगा और या फिर फाइनल आएगा 17 का। सोच के चलना है। पढ़ लूं मैं ये वाली ट्रांजैक्शन अगर आ गए हैं तो। ऑन 1 March 18 एफएल डिक्लेयर्ड अ फाइनल कैश डिविडेंड ऑफ 10%। फाइनल कैश डिविडेंड हाईलाइट कर लेना बच्चों। कहता फॉर द ईयर एंडेड ये कहता जी ऑन 1 November 18 कहता इशूड 40% राइट शेयर्स। पर कहता ऑन 1 बोले मतलब है ये 3 से हाईलाइट की, ये 3 की चीजें हैं। और एक चीज बच्चों नेक्स्ट क्या है? इंटरिम बोनस ऑफ 15% वाज डिक्लेयर्ड। अच्छा ठीक है, ये बाद में देखते हैं क्या है। आप जरा गौर से बात सुनिएगा बच्चों। सर जी ये है जी फाइनल कैश डिविडेंड, ये पहले आएगा या 1 नवंबर वाली बात पहले आएगी? जी फाइनल कैश डिविडेंड, ये कैटेगरी बी वाली चीज फाइनल। जी बताएं फाइनल कैश डिविडेंड किस पे लगेगा रेट? लेटर शेयर कैपिटल पर रुपीज कैश डिविडेंड। जी एंट्री क्या बनी मेरे भाई? रिटेन अर्निंग डेबिट कितने से? नेक्स्ट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। फिर डिविडेंड पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट बहरहाल उनकी जगह इधर नहीं है। आगे क्या आ गया मेरे भाई? राइट शेयर। 40% है। कितने हैं? 40%। यार लेकिन मुझे पता भी तो चले ना मेरे मासूम दोस्तों, इधर देखो, मुझे पता भी तो चले ना इस टाइम कितने शेयर्स ऑलरेडी मेरे पास हैं एग्जिस्टिंग। भाई राइट उन्हीं में मिलेगा ना। एक बंदा कहता है यार 40% आपको राइट दिया, किसका? एग्जिस्टिंग शेयर्स का। व्हाट आर द एग्जिस्टिंग शेयर्स? वो भी तो पता चले ना भाई। ये होगा जी, इधर आए, आपने करना जी वर्किंग नंबर 1 राइट शेयर्स। राइट शेयर्स जी बताएंगे स्टेप नंबर 1 एंड 2 को इकट्ठा ही कर लेना। 1 एग्जिस्टिंग शेयर्स निकालना होता है, जो जवाब आया मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज से कर दीजिएगा जी। एग्जिस्टिंग शेयर्स कैसे आएंगे बच्चों बताएं? इतना शेयर कैपिटल है जी रुपीस में, 300 मिलियन का टोटल है, तो एक शेयर की पार वैल्यू कितनी है? और बात समझे हैं? और समझे हैं बच्चों? जी जी
जो जवाब आया 30 मिलियन शेयर्स आ गए, इसे मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, 12 million। इतने शेयर्स राइट के तौर पे आपको दिए गए। 30 मिलियन टोटल थे, इस पे राइट मिला कितने शेयर्स का, 40%, वो 12 मिलियन बने। स्टेप नंबर, ये क्या है मेरे भाई, जर्नल एंट्री। क्या है बच्चों, सर कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम। अब सबसे पहले आपने मुझे बताना है जी, सबसे पहले बताना है नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 12 मिलियन, 12 मिलियन, 12 मिलियन। जी बताएं जी, कितने पे शेयर इशू किया, क्या था जी, 24 पर, 24 पर शेयर। भाई ये तो कैश इतना इकट्ठा किया ना, इसे कॉल्ड अप शेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब होता है जी जितना आपने कैश इकट्ठा, जितना आपने कहा है कितना कैश आपने देना, इसे कॉल्ड अप शेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉल्ड अप शेयर। अगर पेपर, वैसे आपको पूरी किताब में ये लफ्ज नहीं लिखा हुआ, लेकिन वैसे ही आपको मैंने बता दिया जी। कॉल्ड अप, ये सीसीए में है ना, ये इस तरह लफ्ज लिखा हुआ मैंने कॉल्ड अप का जी। कॉल्ड अप का मतलब होता है जितना, बोलो, जितना मेरे भाई उन्होंने, जितना आपने कहा जी कि इतना कैश हमें चाहिए शेयर्स को इकट्ठा करके, ये इसे कॉल्ड अप कहते हैं। बहरहाल बताएं बच्चों, शेयर कैपिटल 10 से इंक्रीज होगा ना, बाकी ओके सर, कोई मुश्किल। राइट शेयर्स के कम से कम 2 से 2.5 नंबर होंगे, याद रखिएगा, नंबर लूज नहीं करने। राइट शेयर्स, वर्किंग नंबर 1 जी, 1 1, नेक्स्ट, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, वर्किंग साथ कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, यानी वो इस तरह होगी अगर साथ करनी है तो। आपने कहना ये 300 है जी, डिवाइड बाय आपने कहना जी ₹10, आपने कहना जी मल्टीप्लाई बाय 40%। अब जरा गौर से सुन लें, शेयर कैपिटल से मल्टीप्लाई करना है तो आप इस तरह करके कर देंगे बच्चों। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो शेयर कैपिटल आ जाएगा, और अगर आप 14 से करेंगे तो इस तरह करके कुछ वर्किंग कर लें, कर सकते हैं, मसला नहीं है जी। अच्छा जी, जी मेरे मासूम दोस्तों, अब मुझे बता दें, अब मुझे बता दें, अब मुझे बता दें 18 खत्म हो गया बच्चों। सिर्फ एक मसला है प्रॉफिट वाला, वो मैंने आपको कल भी समझाया था यार, उसके पीछे सारा क्वेश्चन तो ना टाइम तो ना जल्दी जल्दी आगे चलो जी। इधर क्या आएगा मेरे भाई, क्लोजिंग बैलेंस। क्या आएगा सर जी, कितना आया क्लोजिंग, 31 दिसंबर जी, कितना, हाँ इसका नहीं अभी निकालना ना, शाबाश जी। 1 साल पूरा, 1 साल पूरा बच्चों, ओके खरीद साहब, ओके है मेरे मासूम दोस्तों जी। नेक्स्ट बता दें, कैटेगरी ये वाली चीज है नेट प्रॉफिट। हाँ ठीक है, सही नहीं होगा मुझे पता है, लेकिन बाहर करवा तो दें, लिखवा दें, कितना, 84 कर लेते हैं सही से। और जी मेरे भाई, रिवैल्यूएशन सरप्लस, OCI, वो सही OCI से जाना है ना भाई। नेट प्रॉफिट और OCI ये दोनों मिलके टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम बनती है। ये अनरियलाइज प्रॉफिट, इस अनरियलाइज गेन इसने सरप्लस में जाना, और रियलाइज ने कहां जाना जी। OCI कितना बच्चों, 2019, उसने बताया ना, ये देखें क्या था, रिवैल्यूएशन सरप्लस अराइजिंग ड्यूरिंग द ईयर, ये क्या था 25 है। ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन नहीं बताई, अब मैं क्या करूं, कहां से लेके आऊं बच्चों, सर ऐसा कैसे हो सकता है, सरप्लस हो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ना हो, नहीं हो सकता, नहीं बताई, क्या करूं, डाटा भी नहीं दिया, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, सर फाड़ दें एग्जामिनर का, क्या करें बच्चों, डाटा ही नहीं है, लिमिटेड डाटा है। अजम्पशन लें भाई, क्यों कर रहे हो भाई, छोड़ो आगे चलो, जब है नहीं, उसके मार्क्स ही नहीं रखे हुए उसने, मार्क्स कम होते हैं ना कभी कभी, वो उस हिसाब से फिर एग्जामिनर देखता है, कुछ चीजें आनी होती हैं लेकिन जानबूझ के नहीं वो देता,
उसे भी पता था इस बात का। वो आपको क्या लगता है, वो बंदा एक जा रहा था, उसे उन्होंने क्या कहा, यार थोड़ा सा पेपर बना देना प्लीज, हमारा एग्जामिनर भाग गया। ऐसा नहीं होता बच्चों। वो असल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में वो एडजस्टमेंट कहीं बन नहीं रही होती, वो 1-1.5 नंबर फिर जो है ना वो शॉर्ट होता है जी मेरे भाई। फिर सरप्लस कितने का बच्चों, इसमें तो मसला नहीं है ना। ये कौन सा IAS 16 वाली ट्रांजेक्शन है, ये आपको उस दिन भी समझाया था। IAS 16 वाली ट्रांजेक्शन के अलावा जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं, सिर्फ ये वाला कॉलम इफेक्ट होगा IAS 8 की वजह से। IAS 16 आ जाए और रिवैल्यूएशन मॉडल आ जाए, हाँ फिर मसला आता है, फिर ये वाला भी इफेक्ट होगा और ये वाला भी जी, नॉर्मली। अच्छा मेरे भाई चलें जी, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, क्रेडिट और बिल्डिंग डेबिट होगी। अच्छा मेरे भाई नेक्स्ट अब बताएं क्या करना है। नेक्स्ट कोई ट्रांसफर तो नहीं है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन तो नहीं है, इतना प्रॉफिट से जनरल रिजर्व में, इतना रिटेन्ड अर्निंग से जनरल रिजर्व में, ऐसी बात नहीं है। इतना रिटेन्ड अर्निंग से स्पेसिफिक रिजर्व, इतना नहीं है। प्रॉफिट का इतना ट्रांसफर नहीं है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। ये सिर्फ एक बात है, क्या था ऑन, इधर सुने, कह रहा जी ऑन 1 अगस्त 19 इंटरिम बोनस ऑफ 15% वाज डिक्लेयर्ड। अब मेरी बात सुन ले, डिविडेंड का लफ्ज नहीं साथ लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अगर आपने कहना जी मैंने डिविडेंड लेना है तो फिर अजम्पशन ले लें, डिविडेंड ले लें, और अगर नहीं तो फिर आपने बच्चों देखो मुझे नजर नहीं आ रहा कहीं भी ये अलग ट्रांजेक्शन। भाई देखो ना, ये 2018 की है, ये 19 की है। यहां तो डिब्बा बना के देता ना सैयदी के डिविडेंड का डेटा है सारा। कहता ऑन 1 अगस्त 19 एन इंटरिम बोनस, एन इंटरिम मेरे भाई सर डिक्लेयर्ड का लफ्ज लिखा, तो डिक्लेयर ये भी तो डिक्लेयर ही किए होंगे ना, ये जादू से थोड़ी हो गए होंगे, बगैर डिक्लेरेशन के मिल गए होंगे। डिक्लेयर का मतलब डिविडेंड नहीं होता, और बात समझे, डिक्लेयर का मतलब होता है बोनस शेयर्स भी डिक्लेयर किए जा सकते हैं, और सही है मेरे भाई डिविडेंड भी डिक्लेरेशन, डिविडेंड भी क्या उसका नाम है रिकमेंड किया जा सकता है जी, डिक्लेयर किया जा सकता है, बगैर भाई डिक्लेरेशन के थोड़ी बात बननी है। एन इंटरिम बोनस, डिविडेंड का लफ्ज नहीं है इधर मेरे चांद, सही है सर। आप शेयर प्रीमियम को क्या कर देंगे मेरे भाई, डेबिट करेंगे, सही है सर। जो बच्चे कहते हैं नहीं सर हमने रिटेन अर्निंग को करना है, ठीक है, आप इसे फिर डिविडेंड की दमशन ले लें। और बात समझे हैं, बेहतर है किसको कम करना, शेयर प्रीमियम को, मेरी बात समझे हैं जी। भाई देखो कोई डिविडेंड का लफ्ज लिखा हुआ है जी, या इधर लिख देता कि ये सारे डिविडेंड हैं, नहीं ना जी। और आपके पास शेयर प्रीमियम का बैलेंस भी पड़ा हुआ है जी। बताएं जी कितना जी, 15% ऑन 1 अगस्त 15% जी। इधर आ जाए बोनस शेयर्स, किस पर परसेंटेज अप्लाई होगी मेरे भाई यार, जब भी परसेंटेज आएगी ना, राइट शेयर्स कुछ और चीज है उसके अलावा वाली, तो भाई ये शेयर कैपिटल ₹420 मल्टीप्लाई बाय कितना बना, कितना जी 63 जी शेयर प्रीमियम डेबिट, ओके सर, ओके सर, क्या मेरी बात समझ रहे हैं, ओके सर। एक चीज रह गई है भाई, अब बस एक चीज रह गई है भाई, कौन सी, प्रॉफिट, प्रॉफिट रह गया। एक भाई दो काम होने हैं, एक तो डेप्रिसिएशन जो चार्ज की है उसकी रिवर्सल। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को हमने ऐसे डील करना होता है जैसे शुरू से ही वही वाला मॉडल चलता आ रहा हो, यानी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब है आपकी पॉलिसी चेंज हुई, आप फिर इसके पीछे साइंस ये है, असम्पशन ये है कि जी शुरू वाले दिन से ही फिर आपने ऐसे अज्यूम करना है जैसे शुरू से ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी चलता आ रहा है। और बात समझे हैं जी, अब पढ़ लेते हैं। कहता था ओनली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑफ FL इज अ बिल्डिंग परचेज ऑन 1 Jan 2016, कहता कॉस्ट है 150 मिलियन। कहता 60% ऑफ द कॉस्ट रिप्रेजेंट्स बिल्डिंग कंपोनेंट हैविंग एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 20 इयर्स, और 10 मिलियन क्या है, कहता था डेप्रिसिएशन इज आल्सो इज इंक्लूडेड इन द अबव ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता पिछले सालों में तो शामिल है, अपने वाले साल में भी हमने शामिल कर ली है, सही है, हमारे वाला साल भी हम इसमें लम्पशन भी यही लेते हैं कि हमारे वाले साल में भी ये शामिल है, बोलो है। अब बात समझे हो, ये ले सर। अच्छा जी, ना भी बताया होता तो हम यही लम्पशन लेते, या खुद बता दे कि अपने वाले साल नहीं की तो फिर प्रॉफिट सही होगा हमारे वाले साल का। कहता था फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हैज इंक्रीज्ड बाय 6% इन ईच ईयर सिंस एक्विजिशन। अब दो काम होने हैं बच्चों, एक तो डेप्रिसिएशन की रिवर्सल होनी है और दूसरा फेयर वैल्यू गेन आना है। आप जरा सुनने बात गौर से मेरे भाई, दो काम करने हैं, यही फॉर्मेट बनेगा
जी ये ICAP के एग्जामिनर को बड़ी ज्यादा पसंद है ये वाली ट्रांजेक्शन, ये 3 दफा पास पेपर्स में आ चुकी है। कितनी दफा मेरे भाई? 3 दफा। बड़ी पसंद है उसको ये वाली ट्रांजेक्शन। जी बता दें बच्चों, साल कहां से शुरू करने हैं? 16। वर्किंग नंबर कौन सी होगी जी? अच्छा मजे की बात बताऊं आपको, ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल का जवाब क्या आना है? सेम आना है। ये सुकून है यार। और आज तक उसने दी भी स्ट्रेट लाइन वाली है 2-3 दफा, रिड्यूसिंग दी भी नहीं कभी। लेकिन रिड्यूस आ सकते, डेप्रिसिएशन इतने ही हम वो हैं, वो क्या मतलब नालायक। जी वर्किंग नंबर मेरे भाई 2। मेरे भाई दो काम होने हैं जी, 16, 17, 18 और सर 19। दो काम होने हैं जी, बताएं कौन कौन से? और फेयर वैल्यू गेन की इनकॉर्पोरेशन ऑफ फेयर वैल्यू का गेन। जी जी भाई आप जरा फोकस चाहिए यार। 150 क्या है बोलो? 150 तो क्या है बोलो? आपने क्या करना है? 150 मल्टीप्लाई बाय 60%, कितना बना? 90 मिलियन। इस 90 मिलियन को आपने क्या करना है बोलो? शाबाश, डेप्रिशिएट। माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? डिवाइड बाय लाइफ। बता देनी, 16 में भी, 17 में भी, 18 में भी, 19 में भी, इसमें भी शामिल है। जी बताएं। 4 4 4 4। ओके सर। जी मेरे भाई इधर आके आपने लिखना होता है इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट। यार सिंपल सी बात है, जब डेप्रिसिएशन की रिवर्सल होगी तब प्रॉफिट क्या होगा? बच्चे बोले शाबाश। तब प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज होगा। और जब फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड करेंगे तब भी प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ने तो दोनों की वजह से क्या होना है? बजाय बच्चों इसके कि मैं आपको एंट्रीज कर कर दिखाऊं, यार वो इतना लंबा काम है ना कि आहो आहो, टाइम वेस्टेज है। क्या समझ आई मेरी बात? जी ये बताएं अब फेयर वैल्यू गेन कैसे इनकॉर्पोरेट करना है? 150 मिलियन। इसको वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप थोड़ा इसको ना आसान कर लिया करें, डेट। लेकिन मैं इस तरह कर देता हूं, फिर आपको मशवरा भी दूंगा। डेट, डिस्क्रिप्शन, फिर क्या बच्चों बोलो? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की क्या फेयर वैल्यू। ओके है। शुरू में तो खैर कॉस्ट ही होगी। फर्स्ट एंड 2020, नहीं सॉरी 16। सर बताइएगा 16 पे क्या हुआ जी? कॉस्ट कितनी है? सर लैंड को सेपरेट कर दें। क्यों लैंड को सेपरेट क्यों करूं भाई? फेयर वैल्यू में तो आना नहीं है लैंड ने भी। और बात समझे, तो डेप्रिसिएशन नहीं होती। कहीं लिखा हुआ है जी कि लैंड की फेयर वैल्यू भी ऊपर नहीं जानी, वो तो डेप्रिसिएशन के बारे में है चांद। जी आप आए 31 दिसंबर 2016 पर। फेयर वैल्यू बता दें बच्चों इसकी 150 मल्टीप्लाई बाय, बल्कि सॉरी इस तरह होगा ना ये तो जी, 31 दिसंबर 2016 फेयर वैल्यू गेन कितना? मल्टीप्लाई बाय कितना? 6%। कितना बनता है यार ये कितना आया बच्चों? 159। तो पहले साल का कितना आ गया बच्चों? 9। नेक्स्ट ईयर पे आ जाए बच्चों, ये तो फेयर वैल्यू आ गई ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की। अब मेरे भाई फेयर वैल्यू गेन निकालने फिर दोबारा साल के एंड पर, रिपोर्टिंग ईयर के एंड पे होता है बच्चों ये। हाँ जी 9 तो हम इसे 10 कर लेंगे यार। यार इतना हमें मुश्किल नहीं, बस यही है। जी बताएं बच्चे फेयर वैल्यू कितनी? 169। और समझ रहे हो? जी यार फॉर्मेट पक्के रखना, फॉर्मेट ना भूलना, फॉर्मेट पक्के रखना। उधर अपनी ना कि ऐसे कर लूं ऐसे कर लूं, ऐसे करना है वैसे करना, इधर करके देखो जो करना है। उधर ऐसे वैसे नहीं होना, उधर कर रहो बस। जी 31 दिसंबर 2018। उधर बच्चा सोच रहा होता है यार इससे टाइम बड़ा लगना है इस फॉर्मेट से, इधर सोचो टाइम लगना तो कोई और फिर तरह से कर लो। उधर कर लो बस, उधर जो सिखाया बस कर लो वैसे। जी कितना? जी नेक्स्ट। जी
जी बच्चों डन। फेयर वैल्यू गेन इसका इतना, इसका बच्चों इतना। मुश्किल है बच्चों? वो ठीक है, वो ठीक है भाई। भाई यही फॉर्मेट मैं तो कहता हूँ बना लो फिर क्या ख्याल है आपका? जी जी, वैसे भी हो सकता है, उस पर भी मैं आ जाऊंगा, मशवरा दे दूंगा इंशाल्लाह, वो भी हो सकता है। जी आ जाओ बच्चों, इधर इधर आ जाएंगी। पहले साल 9, फिर कितना 10, फिर कितना 10 और फिर कितना 11, 13, 14, 14 और इधर मेरे भाई 15। डन डन सर जी। इसको आप इस तरह भी कर सकते थे, इधर देखो 150 मल्टीप्लाई बाय 6 ये आता बच्चों, फिर 150 के अंदर ये 9 ऐड करते 159 मल्टीप्लाई बाय 6। क्या मेरी बात समझे? फिर इस 159 में ये ऐड करते, क्या मेरी बात समझे? फिर अगले साल अब ये इतने पे आ गया होता ना, एसर 10 ऐड होके 179 मल्टीप्लाई बाय 6। और समझे हो? देख लें अब आपने जैसे भी करना है। बहरहाल मेरा मशवरा ये है, इधर बच्चे गलतियां करते हैं, सारे बच्चों से ये सही नहीं होता, सारे बच्चों से ये सही नहीं होता। सही करना है तो फिर इसको ना याद करो, इस फॉर्मेट को, इसके सोचो, याद करने का मतलब सोचो जरा। ये देखो 150 से बढ़ के 9 से बढ़ा तो कितना आ गया 159, फिर 159 पे 6% लगाया 10 आ गया। अब 159 से बढ़कर 10 कितना हो गया 169, फिर 169 पे रेट लगाया तो 10 मिलियन से मजीद बढ़ा, अब कितना हो गया? बस इसमें फिर यही वाला ऐड करते जाओ ना, इधर बढ़ा के लिखना है आपने। अगले साल इससे भी बढ़ेगा, अगले साल इससे भी बढ़ेगा, तो ये ऊपर वाले ऐड करते जाओ। अब आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, देख लो जो करना है, डिसाइड कर लो। डिसाइड ये पेपर में दो दो लेके नहीं जाने, आज डिसाइड करो मैंने क्या करना है, आज डिसाइड करो। ये दो दो चीजें नहीं करते बच्चों, ये भी है, ये भी है, वो भी है, और भी बड़े तरीके हैं, फिर तो टी काउंट से भी आ जाएगा। लेकिन भाई देखो 3-3 तरीके, हम तो इस अप्रोच को मैं तो फॉलो नहीं करता कि यार आप दो दो 3-3 चीजें बच्चों को बताओ, एक चीज बताओ बस, उस पर पक्का रखो यार ये है। अब दो बता दी आपको बच्चों, अब आपने डिसाइड करना है आप इससे कंफर्टेबल हैं या इससे। जो डिसाइड कर लिया बस दूसरे को भूल जाओ। क्या मेरी बात समझे? और समझे बच्चों, इस तरह पेपर में प्लान करके जाते हैं। ये नहीं कि मुझे ज्यादा चीजें पता है, 3-3 तरीकों से, इधर से भी आता, उधर से भी आता, इधर से भी आता, अप्लाई भी करना होता है बच्चे पेपर में, टाइम थोड़ा होता है, उधर दो दो फॉर्मेट जहन में आएंगे आपके। समझ रहे मेरी बात? ये टाइम वेस्टेज होता है बच्चों। जी बताएं जी 13, 14, 14 और 15। मशवरा आपको ये है मेरे भाई, एक और आपने लेटेस्ट वाले साल से शुरू करना है। पहले किसके प्रॉफिट को आपने अपडेट करना है, ये मशवरा याद रखना जी। 19 प्रॉफिट कितने से बढ़ेगा? 19 से ना, अच्छा ठीक है, सॉरी। वर्किंग नंबर 2 बताएं जी प्रॉफिट कितना, ये रियलाइज वाला इसमें जाके ऐड होगा कितना? 99। ठीक है, अब 18 वाला बता दें, प्लस 14 कितने? वर्किंग नंबर 2। भाई अब 18 वाले पे जाना है ना, बताएं कितना? 10 और सॉरी 112, ये भी हो गया सही जी। अब जरा सुन लें एक बात, करता हूं मैं, वो सारा काम बाद में करता हूं। अब मुझे बताएं 16 और 17 का प्रॉफिट तो हमारे पास नहीं है, कल वाला क्वेश्चन याद करें, क्या करेंगे बच्चों बोलो? अब नहीं है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज ऐसे नहीं करना कार्ड के चेंज कर दो, चेंज हो गया भाई, लिखना भी है, समझाना भी अगले को। आपने कहना इंपैक्ट कल, हाँ आज एरर नहीं है, इंपैक्ट ऑफ इन अकाउंटिंग पॉलिसी। बताएं जी कितने का इंपैक्ट है जी? 16 और 17 का। भाई 14 और 13 ना जी। सर पहले क्या लिखना है? जो दिल करता है, 13 प्लस सॉरी जो आपका दिल करता है, 14 प्लस 13, वर्किंग नंबर का रेफरेंस वर्किंग नंबर 2। ओके सर, 14 प्लस बच्चों क्या 13। सर मुझे बताइएगा प्लीज कितना आया? 27 से आपकी रिटेन अर्निंग्स ने बढ़ना है, कितने से?
348 था ना। 27 से रिटेन अर्निंग्स ने क्या होना है, बढ़ना है। तो कितना हो गया फिर ये ओपनिंग बैलेंस आपका सही वाला कितना आया फिर, जी कितना, 375। इसमें आप देखिए, अब मेरा ख्याल ये आ जाएगा जो क्वेश्चन मार्क जो लगा हुआ है, आ जाएगा ना, ये आ जाएगा ना कितना, 375 ये प्लस ये माइनस ये 471। ओके सर, सर आप मेरी बात समझे हैं कि नहीं, समझ गए बच्चों बात जी। अब ओ यार सबर भी तो किसी नाम के, किसी चीज का नाम है ना मेरे भाई, कि नहीं है, बताया तो है, बताता हूँ सारा कुछ, तरतीब से चलो ना, अभी सांस तो लेने दो बच्चों को जी। ये तो नहीं एक चीज पता चल गई है तो बस बोलते रहना है अब जी मेरे भाई। अब इधर देखें, नहीं जरा गौर से सुने बात, अब इधर जरा गौर से सुनिएगा बात, इधर तक आ गए सब बच्चे, इधर तक सब बच्चे आ गए हैं जी। अब जरा फोकस चाहिए आप सबका, अब आप सबका फोकस चाहिए। अब पिछले सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लोगों के हाथ में हैं, जब इस साल की भी आ गई तो पिछले साल हमारे वाले साल के कंपैरेटिव उन्होंने देखा, वो तो घबरा गए बेचारे, नंबर चेंज था, क्या था, अब कौन कौन सा नंबर चेंज है, एक तो ओपनिंग बैलेंस। अब ये नहीं कहना कि सिर्फ इधर रीस्टेट लिखना, नहीं, आपने इस सब के साथ क्या लिखना है, ओपनिंग बैलेंस, इधर लिखना रीस्टेटेड। फिर ये प्रॉफिट भी क्या है बच्चों, और ये जो क्लोजिंग है पिछला, ये भी तो लोगों के पास है ना बच्चों, इसके साथ भी क्या लिखना है आपने, रीस्टेटेड। और फिर नीचे आए आप मेरे भाई, क्वेश्चन आपका क्या हो गया पूरा, इधर नहीं लिखना रीस्टेटेड भाई, ये आपके साल की है, ये लोगों के पास नहीं है, ये घर की बातें घर में रह जाएं बेहतर है जी। 31 दिसंबर 2019 जी, बताएं जी, 480 10 इधर लें सर, ओके ओके जी भाई, इधर ही रखना भैया, ठीक है। चुप भी कर जाना, उधर से भी एक बोल रहा रीस्टेटेड लिखने, रीस्टेटेड लिखने, इधर से भी बोल रीस्टेटेड लिखने, रीस्टेटेड भी लिख लीजिए, जिधर इतनी चीजें लिखी वो भी लिखूंगा ही, ठीक है भाई, नाराज नहीं होना यार जी जी। मैं लिखता हूँ रीस्टेटेड, देखना कैसे लिखता है। तुमने लेक्चर ले लिए हैं, वो जो रिवीजन वाले कह रहे थे, कितने लिए हैं, मेरी आत्मा तो ने रोल के रख दी है। मैं कह रहा हूँ यार, मैं सुनूंगा एक दफा, सारे सुनूंगा, सारे भी तसल्ली करनी है, 6 महीने पुराने, मतलब पिछले सेशन में भी सुने थे जी, तो वो एक फिर ही तसल्ली होगी ना यार, कोई चीज़ ऐसी कोई अब याद नहीं रहती ना चीज़ें, उस पर टाइम लगना था ना सुनने में। उसमें असल में सुनना ये था, अगर कोई कमी कोताही रह गई है, कोई चीज़ बतानी चाहिए थी, वो मैं फिर लेक्चर्स में इनकॉर्पोरेट करूँगा मेरे प्यारे दोस्त। ये नहीं था कि वो गलत हैं, वो सही है, लेकिन एक दफ़ा सुनना था तसल्ली करने के लिए यार, अगर कोई चीज़ किसी टॉपिक में कोई कमी कोताही है, कोई कॉन्सेप्ट छोटा सा आगे पीछे रह गया है बताने वाला मजीद, मैं फिर लेक्चर्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दूंगा, एम्फसाइज कर दूंगा उसे। आपको तो नहीं ये पता होगा ना, तो समझिए भाई, इसलिए मेरे चांस सुनना था, इसलिए टाइम मांगा था। रिवीजन लेक्चर्स जो हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे टाइम दे दो, टाइम दे दो, टाइम दे दो। एक दिन में कितने सुन सकता हूँ, मैंने कहा 6 की स्पीड पे सुनने हैं, मैंने तो लिखना भी तो होता है ना यार, ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, एक दिन में 2-3 सुने जाते हैं बस। टाइम भी लिमिटेड सा होता है, 1-1.5 घंटे मैक्सिमम, बाकी और काम भी करने हैं जी। नहीं लिए होने लेक्चर, नहीं इसने लिए होने ऑनलाइन वालों, आपको ना उसका लिंक भेज देते हैं, पोर्टल पे भी इंशाल्लाह अपलोड करवा देंगे यार, वो लाजमी आपने जब रिवीजन करनी है मेरे भाई। जिन बच्चों ने लिए हैं उनको पता चला होगा फादियत का, जिन बच्चों ने लिए हैं उनका पूरा टॉपिक आधे पौने घंटे में रिवाइज हुआ होगा, ठीक है। IAS 16 में खैर कॉन्सेप्ट ज्यादा हैं, और उसके अलावा मेरे भाई पूरा टॉपिक सारे अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्सेप्ट उसमें हैं, सही है मेरे भाई, हर स्टैंडर्ड के। तो वो आपके ऐसे ऐसे फड़कता जाना है, ऐसे ऐसे आपने जो घंटे लगाने हैं ना, 7-8 या 2 दिनों में लेके जाना है स्टैंडर्ड, वो आपका आधे पौने घंटे में रिवाइज हो जाना है। फिर अपनी मेहनत शुरू करो, आपका टाइम आधे से ज्यादा सेव होगा इंशाल्लाह जी। फिर उसमें ये भी किया है, जो अच्छे क्वेश्चन है ना, अच्छे क्वेश्चन, अब रिवीजन लेक्चर्स में क्या मिलेगा आपको, वो जो रिवीजन, एक तो आपको समराइज फॉर्म मिलेगी, पूरे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे। दूसरा, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं किसी टॉपिक के, वो भी करवाए हुए हैं,
बात समझे हैं जी? हाँ जी, उसका उससे फायदा होगा। अच्छा बच्चों, अब मेरे भाई आ जाए सर, आप क्वेश्चन नंबर 5 पास पेपर, जितना हो गया ठीक है, फिर ब्रेक कर लेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 5 पास पेपर, शाबाश। ये स्प्रिंग 2023 में आया था, 15 मार्क्स का। कितने मार्क्स का मेरे भाई जी? चले शाबाश, फॉर्मेट बना ले मेरे भाई, फॉर्मेट बनाए, शाबाश। बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी करो, शाबाश। आज मौसम अच्छा है, थके थके क्यों हो? आज तो मौसम सुहाना रंगीला है जी। क्या तैयार क्या है तू? जी मोहतरम, फॉर्मेट बन गया भाई? नहीं, भैया नाम बताइए। मान लिमिटेड, और ईयर क्या है? 31 दिसंबर 20। अच्छा जी, अच्छा, चलिए जी, फॉर्मेट बन गया होगा। रिक्वायरमेंट में बताएं जी, कंपैरेटिव। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, जहां IS 8 आएगा और कुछ ना लिखा हो कंपैरेटिव के बारे में, तो बताएं कंपैरेटिव बनाना या नहीं? आप सुन लें जरा, जितने भी हमारे सिलेबस में स्टैंडर्ड्स हैं, कंपैरेटिव का कहेगा तो बनाएंगे। एक्सेप्शन है एक स्टैंडर्ड, IAS 8। नहीं लिखा कंपैरेटिव बनाना है या नहीं, और डेटा दिया है तो कंपैरेटिव बनाना है। और मेरे भाई अगर खुद कह दे IS 8 का क्वेश्चन है, कैसे पता चलेगा IS 8 का क्वेश्चन है? यार ये आपको शक्ल से लग जाएगा पता। सर नहीं, चेंजेस इन इक्विटी का भी तो हो सकता है ना मेरे भाई। IS 8 के अंदर ये लंबी छोटी सी ट्रांजैक्शन दी होनी है उसमें, एक या दो। अब बात समझे हैं? कोई गलती होगी है या पॉलिसी का चेंज है या एस्टीमेट। अब बात समझ गए? IS 8 का जब क्वेश्चन आएगा पता चल जाता है फौरन, ऐसे पता चलता है। आपने क्या करना है मेरे भाई, कंपैरेटिव बनाना है, कहे या ना कहे। डेटा दिया है तो कंपैरेटिव बच्चों बनाना है। बाकी किसी स्टैंडर्ड में ऐसा उसूल नहीं, बिला पंगा नहीं लेना आपने, कंपैरेटिव नहीं बनाना। एक्सेप्शन क्या है मेरे भाई? हाँ, अगर खुद कह दे, कहे जी IS 8 है, कहे कंपैरेटिव नहीं बनाना, फिर कहना नहीं हमारे सर ने कहा था बनाना, उन्होंने कहा अपने सर को भी जी। तो मेरे भाई पंगे नहीं करने, आई के आपके साथ इस पंगा इज नॉट चंगा। आहो जी, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। मेरे भाई हमारा साल है 31 दिसंबर 2022। मेरे मासूम दोस्तों मुझे बताओ शाबाश, बताओ तब तो जल्दी जल्दी। तो हमने हमारा क्वेश्चन स्टार्ट कहां से होना? 1 जनवरी 2021। आए सर इधर, ये 1 जनवरी है ना, या ऐसे भी लिखा हो सकता था। अगर लिखा होता ना 31 दिसंबर 2020, फिर मैं ये पकड़ लेता। और सही है, इधर तो 1 जनवरी है, तो 1 जनवरी 20 तो इररेलेवेंट है जी। 1 जनवरी 2021 ले सर, लिखवाएं जी ओपनिंग, शाबाश। कितना? 1 मिनट यार जी। मेरे मासूम दोस्तों 1 जनवरी 2020, 1 मिनट जी। जी कितना जी? फर्स्ट जी कितना जी? आगे 7, आगे बस जी। जी टॉर्च ऑन कर लो मोबाइल की। ओ यार जी, मेरे मासूम दोस्तों आप क्या करें,
ये वाली ट्रांजैक्शन एक दफा जरा देख लें भाई, ये VI बड़ी तगड़ी किस्म की ट्रांजैक्शन दिखने को लग रही, खानदानी किस्म। जी इधर देखें मेरे भाई, इधर देखें, इधर देखें। कहता द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ RL's हेड ऑफिस वाज डिटरमिन्ड एज ₹400 मिलियन एज ऑन 31 December 2021। कहता however revaluation was not incorporated as the change in revalued amount was considered to be temporary by RL's management। 2021 तो हमारा कंपैरेटिव है, लेकिन ये रिवैल्यूएशन कब हो रही है? साल के शुरू में या एंड में? एंड में हो रही है ना। तो हमें बुक वैल्यू भी किस दिन की चाहिए फिर? एंड वाली 31 दिसंबर 21। ये ले, ओके सर, इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। टेम्परेरी क्या होता है बच्चों जी? हेड ऑफिस बिल्डिंग हेड ऑफ कैरिंग अमाउंट। अच्छा बस छोड़ें अब इस बात को, अब मुझे बता दें IAS 16 की ट्रांजैक्शन है, कौन से 2 कॉलम्स इफेक्ट होंगे? एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस। ये याद रखना, IAS 16 में ये भी होता है, सरप्लस आना है, लॉस आना है, तो भाई है ना फिर मसले। ये 2 कॉलम पे निशान लगा रहा हूं मैं। किससे निशान लगाऊं बच्चों? लाल से। ले सर, निशान लगा दिए, बाकी फिर काम कर लें आप जरा। लेकिन एक बात बता दो मोहतरम, इधर देखें मेरे भाई, इधर देखें, अब एक बात सुन लें। अब जब भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगी, क्या होगी? आपको पिछले सालों को भी छेड़ना पड़ेगा। लेकिन IAS 16 क्या है बच्चों? एक्सेप्शन है। आज 2 एक्सेप्शंस की बातें की हमने। एक हमने एक्सेप्शन की बात ये की मेरे भाई कंपैरेटिव के बारे में, कभी भी कंपैरेटिव नहीं बनाना नहीं कहा तो मेरे भाई कंपैरेटिव बनाना है, IAS 8 में कहे या ना कहे, अगर डेटा दिया है तो सही है। IAS 8 इज द एक्सेप्शन। दूसरी एक्सेप्शन की बात हमने ये की है, आप दोस्तों को बता दोगे जो नहीं आए, उन्हें बताना 2 एक्सेप्शन की बातें की हैं हमने, बता दोगे, मैसेजेस कर दोगे, सही से ईमानदारी से बताओ यार, ईमानदारी से ये बताओ यार, बताओ, बड़ी अहम कर दोगे मैसेज उन्हें कि यार आज सर ने कहा था 2 एक्सेप्शंस हैं, ये दोस्तों को बताना यार, बताना बच्चों बताओ शाबाश बताओ जी। महरम जी समझ मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा ये ना कहें जी सानू ना गुनाहगार करो भाई जी। इधर देखें, इधर देखें, इधर सर ने कहा था, इधर देखें, इधर IAS 16 मेरे भाई एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन की बात ये कर रहा हूं, जब भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगी बच्चों, याद रखना पिछले आपने रेट्रोस्पेक्टिव डील करना है। लेकिन IAS 8 में ऐसे लिखा हुआ है, जो IAS 8, अब मेरी बात समझना, 1 पे कर लो, 1 पे कर लो बच्चों, 1 पे कर लो, शाबाश, 1 पे करो 1 पे करो, कर लिया। अच्छा इधर देखें, इधर मेरे भाई IAS 8 के अंदर ये लिखा, जब भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगी आपने रेट्रोस्पेक्टिवली डील करना। ये किस स्टैंडर्ड में लिखा है? IAS 8 में। जब हम पढ़ते हैं IAS 16, जब क्या पढ़ते हैं? IAS 16। IAS 16 में ये लिखा है कि रीवैल्यूएशन को आपने IAS 8 की तरह डील नहीं करना। आप लॉ पढ़ते हैं, लॉ एक है जनरल प्रोविजन, एक है स्पेसिफिक प्रोविजन। स्पेसिफिक प्रोविजन ओवरराइड्स द जनरल प्रोविजन। ये पढ़ते हैं ना, उस्तादों ने आपको इस तरह पढ़ाया होगा मेरे भाई। जब स्पेसिफिक प्रोविजन जिधर आ जाए, वो जनरल प्रोविजन को क्या कर देती है? क्या कर देती है बच्चों? ओवरराइड करती है। क्या करती है? नमाज पढ़नी है, लेकिन कहीं लिखा हुआ है अगर तुम इस हालत में हो तो, समझे मेरे भाई, ये एक्सेप्शन है। क्या है बच्चों? आप जरा इधर आ जाओ स्टैंडर्ड की तरफ। मेरे भाई IAS 8 में लिखा है मेरे मासूम दोस्तों कि आपने चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को कैसे डील करना है? बोलो शाबाश, रेट्रोस्पेक्टिवली। लेकिन IAS 16 में क्या लिखा है? कहता जी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, कहता IAS 8 की तरह डील नहीं करना रीवैल्यूएशन को। क्या मेरी बात समझे हैं? इसका मतलब है जी IAS 16 में ये वाला काम नहीं होगा। यानी जिस साल हुआ उस साल तो चेंज होना है, उससे पिछले सालों पर कोई इंपैक्ट। किस साल रिवैल्यूएशन है? बच्चे कहते सर हमारा साल तो 22 है, 21 को क्यों चेंज करना? और चाचू है ही रिवैल्यूएशन 21 में। जिस साल रिवैल्यूएशन है उस साल को तो करना है ना जी। और मेरी बात समझे? आप मुझे बताएं किस साल रिवैल्यूएशन है? साइंसदान नहीं है, इस बात को लिखो, ये जितनी अहम बात आपको बताई है। भाईजान क्या कर रहे हो? इस बात को लिखो ऐसे। हाँ ठीक है, ओके, बस ठीक है, स्टैंडर्ड ही जैसे आपने बनाया है, जैसे चाचू ने बनाया है।
मेरे भाई ये लिखो इस बात को, आपको तो कल को अभी 2 घंटे बाद भूल जाना है क्या एक्सेप्शन थी। जी लिखें, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी ट्रीटेड रेट्रोस्पेक्टिवली। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी ट्रीटेड, बोलो ना, रेट्रोस्पेक्टिवली, बट IAS 16 इज द एक्सेप्शन। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है बच्चों आपको, ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी 2 नंबर का दे सकते हैं। क्या जी नया फाइनेंस मैनेजर, नया जी अकाउंट्स डायरेक्टर आया है जी, वो क्या उसका नाम है जी, पूछना CFO आया नया, वो उसने अपने मैनेजर से पूछा, जूनियर से पूछा, बताएं इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अब हमने क्या उसका नाम है जी IAS 16 में रिवैल्यूएशन मॉडल लेके आ रहे हैं, बताएं जी पिछले सालों पर, प्रायर ईयर्स पर क्या इंपैक्ट आएगा। आपने 2 हरफी बात करनी, आपने जनरल प्रोविजन लिखनी है शुड बी ट्रीटेड रेट्रोस्पेक्टिवली बट IAS 16 इज द एक्सेप्शन। बस खत्म बात, कहानी खत्म। तो 2 नंबर आ जाने इंशाल्लाह पूरे। और सही है मेरे भाई जी। अब मेरे भाई मासूम दोस्तों, बट IAS 16 इज द एक्सेप्शन। चलें जी, अब आ जाए मेरे भाई इधर। अब इतना समझाने के बाद भी अगर कोई बच्चा फिर जब पूछता ना सर अभी आपने क्या बताया, फिर खुद बताओ, फिर दिल करता है जी। इधर देखें, इधर देखें मेरे भाई, इधर देखें सर जी, इधर देखें गुड्डू, इधर बच्चों। अब मुझे बताओ, मेरा नहीं ख्याल कि 2021 से पीछे कोई मसले हैं, आपका ख्याल है? वो ये मसला तो 21 में आया ना, 21 से पीछे मसला नहीं है। लेकिन फिर भी अगर दिल की तसल्ली करनी है तो 2 लाइन छोड़ दो। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे करें, वो कहते हैं सर हम पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, उसके बाद हमने तो ये ट्रांजैक्शन पढ़ी नहीं, तो कोई बात नहीं, अपने असूलों से ना हटो, 2 लाइन छोड़ो और इधर क्या लिखो मेरे भाई, नेट प्रॉफिट। जी बताएं बच्चों वो कितना है, वो गलत वाला बताओ ना, 21 का 195। हम क्या करेंगे, हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस ट्रांजैक्शन के अलावा, फिर ब्रेक करेंगे, ठीक है? वो ये ट्रांजैक्शन ब्रेक के बाद करेंगे। 195, बाकी फिर हिम्मत से जरा सॉल्व करवा दो। और मेरे भाई कैटेगरी ये वाली चीजें इसके अलावा जो हैं वो बता दो जी। क्या कह रहे हैं? रिवैल्यूएशन सरप्लस अराइजिंग ड्यूरिंग द ईयर, ये 21 का है, 115। OCI क्या मेरे भाई, लेकिन OCI 21 आपको पता चेंज होनी है, 115 इधर ही लिखो भाई, इधर ना लेके जाओ। अगर कल को पता चला कोई 31 दिसंबर में लॉस आ गया तो फिर इसको दोबारा सही करना पड़ेगा ना, बिल्कुल इधर लिख दो इसे। क्या ख्याल है? मैंने आपको बताया तो है इन दोनों में चेंज आना है, वो समझ रहे हो जी। आगे ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितनी मेरे भाई? यार इसको नहीं देखना, 20 को क्यों देखना है, 20 नहीं 21। बताएं इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। सर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन में भी तो चेंज आ सकता है, कैसे आ सकता है बताओ मुझे, कैसे आएगा? 21 में तो नहीं आएगा, 22 में आएगा। 21 में तो नहीं आएगा ना, 21 की तो ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है, वो तो साल के एंड की बातें हैं, बुक वैल्यू के साथ कंपैरिजन नहीं करना आपने 31 दिसंबर 2021। वो तो 22 में इंक्रीमेंट, 22 की डेप्रिसिएशन गलत होगी। उन्होंने 22 की, उन्होंने तो इनकॉर्पोरेट ही नहीं की, उन्होंने 22 की डेप्रिसिएशन निकालनी होनी है कॉस्ट मॉडल के मुताबिक, हमने रिवैल्यूड अमाउंट के मुताबिक निकालनी है। और बात समझे, उसमें मसला होगा मेरे चांद जी। बताएं कितनी? 20 जी, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट जी। ओके सर, ओके सर। नेक्स्ट आ जाए। अब मेरे भाई 21 की बातें, अब कैटेगरी बी वाली बातें। ऑन 1 Feb 2021 ए बोनस इशू, ये आगे देखते हैं, ऑफ 10%। हाँ हाँ हाँ, मैं बता रहा हूं आपको, वो लिखता है साथ फिर डिविडेंड। पिछले वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लो, अगर उसमें वो उन्होंने नहीं डिविडेंड ट्रीट किया तो डिविडेंड, अगर उन्होंने डिविडेंड ट्रीट किया तो नहीं, हमने शेयर प्रीमियम ही लेना है जी। जो एक दफा डिसाइड कर लिया बच्चों जी। ये तो 1 Feb की बात है मेरे चांद। इसके बाद मई 21 में, ओके सर, ओके ओके ओके। उसके बाद कहता जी ऑन 1 मई, ये 22 की बातें, मेरा ख्याल फिर 22 की बातें शुरू हो गई हैं सारी। ये भी 22 है बच्चों, ग्रीन से कर रहा हूं, ये भी 22 है, ये भी 22 है। ओके सर, डन। चलें जी, आ जाए जरा इधर जी। मोहतरम बताएं जरा जल्दी मुझे। कहता जी बोनस इशू डिविडेंड, ये किस साल का होगा मेरे भाई? ये लिखा भी हुआ है जी। बोनस डिविडेंड फाइनल एंट्री कौन बताएगा जी? रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और शेयर कैपिटल। बोनस डिविडेंड शेयर इशू की है, कितना जी? रुपीस
जी रिटेन अर्निंग्स डेबिट बच्चों, और सर शेयर कैपिटल सर दी क्रेडिट। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्या बात समझ रहे हैं? आगे बच्चों राइट शेयर्स हैं, क्या हैं? वर्किंग नंबर 1 करनी पड़ेगी सर। आजे आजे शाबाश, हिम्मत करें जरा। क्या कह रहे? कहता हूं 15 मई 2021 इशूड राइट शेयर फॉर रुपीज कितना 20 पर शेयर। कितने के इशू किए बच्चों? लक्ष्मी कितनी इकट्ठी की? ₹20 की लक्ष्मी इकट्ठी की। राइट शेयर वर इशूड इन अ प्रोपोर्शन ऑफ 1 फॉर एवरी मेरे भाई। अगली ट्रांजैक्शन अभी ना पढ़े, अगली ट्रांजैक्शन अभी ना पढ़े। जी बताएं बच्चों, आपने बताना है ये कैसे करना है। यार जिनके पास 4 है उन्होंने कितना दिया? रेशो क्या बनी? रेशो क्या बनी? कल आपको रेशो निकालना सिखाई थी यार। अगर कहता इधर देखो, अगर कहता जी जिसके पास पहले 5 है उसे 1 दिया तो 1:5। कहता 2 दिए जिसके पास 7 है। कहता जी 2 फॉर 9 जिसके बाद 9 है उसे 2 दिए। और बात समझे? वो समझे हो? चलें इधर देखिए, 1 फॉर 5 का मतलब क्या है जी? जिसके पास जिसके पास 4 है उसे 1 मिला ना, तो ये रेशो बनी ना ये। बात समझे हैं? तो आपने इसे कहना जी 1/8 और 1/4 सॉरी जी। इस टाइम तो ये पता चलाना है कि पहले कितने हैं, बताएं। ₹800 880 मेरे भाई। ये देखें लेटर शेयर कैपिटल, ये देखो ना यार, वो बोनस शेयर्स भी तो है ना भाई। 880 एक शेयर की पार वैल्यू 10 है, यहां 100 तो नहीं कहीं, देख लो 10 है। हाँ वो लिखा हुआ 10, ये लिखा जी 10 है जी। मल्टी ये तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आए, मल्टीप्लाई बाय 1/4 जी कितना? मिलियन शेयर्स। जी इधर भी 22, इधर भी मेरे भाई 20, इधर कितना आएगा? वो छोटे छोटे उसको बाद में करते हैं जी। ये कितने? ये कितना है? 4। ये जी। क्या मेरी बात समझ आती है भाईजान? किसी को मसला राइट शेयर्स में? सर राइट शेयर्स ये कितना आ गया जी? 2 और शेयर प्रीमियम 220। डन। इधर तक सब बच्चे आगे? कोई मुझे बताएगा कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए? आप अगली बात सुन लें यार, जब आप शेयर इशू करते हैं ना तो सर उसकी कोई कॉस्ट होती है। क्या होती है? शेयर इशू करने की कॉस्ट होती है, मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट। खैर राइट शेयर के केस में तो खैर इतना नहीं करना पड़ता, एग्जिस्टिंग बंदों ने शेयर्स परचेज करने होते हैं जी। उसके अलावा लीगल कॉस्ट भी तो होती है ना शेयर्स को इशू करने की। आपने I2B वगैरह में लॉ शॉ में शायद पढ़ा हो ये जी। आप मुझे बात बताएं, क्या था ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब है इस ट्रांजैक्शन की कॉस्ट, यानी राइट शेयर्स को इशू करने की कॉस्ट। क्या था? ₹0.5 पर शेयर वॉज ऑल्सो इंकर्ड। कहता ये खर्चा हुआ हमारा इस राइट शेयर्स को इशू करने में। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? अब एक बात याद रखना, कैश या बैंक तो क्रेडिट होगा, डेबिट प्रॉफिट और लॉस को नहीं करना, शेयर प्रीमियम को करना है। ये स्टैंडर्ड में बात बड़ी खुल्लम खुल्ला लिखी हुई है। वो कहते हैं ये शेयर प्रीमियम है, ये इजाफी बैलेंस आपने लगाया हुआ ना इधर, ये कहता इसमें से ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस होगी। लिख लें एंट्री बच्चों इसकी, शेयर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये जो खर्चा होता है शेयर्स को इशू करने में, इसकी एंट्री हमेशा आपने करनी है शेयर प्रीमियम का अकाउंट डेबिट और कैश या बैंक मेरे भाई क्रेडिट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट की एंट्री, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की एंट्री बच्चों शेयर प्रीमियम मेरे भाई क्या? और मेरे भाई कैश या बैंक जी। इधर देखें 22 मिलियन शेयर्स हैं, एक शेयर को इशू करने की कॉस्ट कितनी है जी? 11।
सर ये एंट्री कर ले, इसको भूलना नहीं है, इसको नहीं भूलना आपने। ये बच्चों बात समझ आई जी। शेयर प्रीमियम डेबिट मेरे भाई, शेयर प्रीमियम डेबिट, ये प्रॉफिट और लॉस में नहीं लेके जाना, रिस्ट्रिक्शन है इसको प्रॉफिट और लॉस में लेके जाना। माइंड करेगा एग्जामिनर, वो कहेगा यार ये बातें मैंने लिखी हुई हैं फिर नहीं ये इनको पता। बताएं जी आपका करना, इधर क्या लिखना है, ट्रान जी, बताएं जी। शेयर प्रीमियम मेरे भाई डेबिट और कैश या बैंक सर जी क्रेडिट। ओके सर, ओके सर। सर दो के अलावा बाकी सब बैलेंस कर सकते हैं आप। शेयर प्रीमियम ना हो तो फिर, लेकिन आप मुझे खुद बताओ शेयर प्रीमियम क्यों नहीं होगा? जब आपने शेयर इशू किए तो वह नॉर्मली आप पार वैल्यू से ज्यादा पे इशू करते हैं, शेयर प्रीमियम होगा। ना हुआ तो रिटेन अर्निंग, लेकिन ऐसा होगा नहीं जी। क्या 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 हो रहा है समझ नहीं आई। अच्छा ये ले, ठीक है, गुड शाबाश भाई। ऐसा होगा नहीं ना, लॉजिकली सोचो ना आप। शेयर्स कंपनी जो है ना नॉर्मली जब उसे डिस्काउंट पे शेयर इशू करने पड़ते हैं, नॉर्मली नहीं करती, नुकसान है, वो लोन ले लेती है फिर। नो प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको जी। जी मेरे भाई शेयर प्रीमियम होगा, ना हुआ तो ठीक है, फिर क्वेश्चन में तो कुछ भी आ सकता है, फिर रिटेन अर्निंग को कर देना, प्रॉफिट और लॉस में नहीं लेके जाना। ठीक है, चलो बाहर छोड़ो इस बात को। अच्छा अब इधर आओ, ऑन 1 मई ये 22 की बातें शुरू होने लगी हैं मेरे भाई। अच्छा पहले ऊपर देख लें कुछ है तो नहीं। 22 में ये है तो सही, ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटेड डेब्ट। ये मुझे बताएं पहले, इसका क्लोजिंग बैलेंस तो बता दें। 31 दिसंबर 2021 जी बताएं। और 20 आगे क्या, ये दोनों शाबाश नहीं करने जी। अच्छा आगे बताएं, नेट प्रॉफिट 2000 गलत वाला बताएं जी। अच्छा इसमें ना ओसीआई की ट्रांजैक्शन बाद में देखते हैं, इसमें खैर ओसीआई तो है ही नहीं, नहीं है ना, नहीं है। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 30। यार मैं आपको बच्चे एक बात बताऊं, अगर तो गेन आया होगा रिवैल्यूएशन सरप्लस, तो फिर इन्होंने जो डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी इन्होंने तो बुक वैल्यू पे की होनी है, हमने ज्यादा वाली अमाउंट पे करनी है, इनकी कम होगी ना। इनकी जब डेप्रिसिएशन कम है तो इंक्रीमेंटल भी कम होनी है। अब बात समझे हो, ये बात याद रखना जी। अभी फिलहाल जितनी है उतनी लिख देता हूं। इंक्रीमेंटल इधर लिख रहा हूं मैं सर, इधर तो आपने इधर चेप दी है, इधर आप इधर लिख रहे हैं भाई। इधर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन में मसला नहीं है, इधर मसला होना है 22 में। 31 का चैप्टर क्लोज हो चुका है, उन्होंने पहले क्या उसका नाम है डेप्रिसिएशन और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन चार्ज की है, उसके बाद जाके हमारे पास बुक वैल्यू आई, फिर हमने रिवैल्यूएशन के रिवैल्यूड अमाउंट के साथ कंपैरिजन करना है। लेकिन जब 22 में मेरे चांद हम आए हैं तो मसला ये है कि अब हमने रीवैल्यूड अमाउंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ की बेस पे डेप्रिसिएशन निकालनी है, जो कि ज्यादा है। गेन है इस क्वेश्चन में, आप देख लेना, रिवैल्यूएशन सरप्लस है। जब उनकी डेप्रिसिएशन कम है, यार मैं आपको सिंपल बताता हूं बच्चों, रिमेनिंग लाइफ 10 साल है, बुक वैल्यू है 31 दिसंबर 2021 के एंड पे 350, कितनी है? मैं मिसाल दे रहा हूं बच्चों, मिसाल दे रहा हूं। तो इन्होंने रॉन्ग डेप्रिसिएशन ऐसे चार्ज की होगी ना, हम कहते हैं रीवैल्यूड अमाउंट इतनी है, समझे मेरी बात। हम कहते हैं जी 40 रुपए की डेप्रिसिएशन, ये कहते हैं जी 35 रुपए की डेप्रिसिएशन। और बात समझे हैं, एक तो डेप्रिसिएशन का मसला आ रहा है, डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज करनी, प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। दूसरा और भाई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी तो इन्होंने कम चार्ज की होनी है ना, कितने से? हम 35 कह रहे हैं, ये 40 कह रहे हैं, तो कितने का जो डिफरेंस है 5 का, ये इंक्रीमेंटल है ना, इजाफी। सही है भाई, अभी करते हैं आके, इधर आ जाए। ये क्या कह रहा है जी, ये क्या कह रहा है, कहता ऑन 1 मई 2022 एन आइटम ऑफ जैसी ऑफ प्रॉपर्टी वॉज डिस्पोज्ड ऑफ एट इट्स कैरिंग वैल्यू। ठीक है, अब क्या 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 कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ये किसकी तरफ लेके जा रहा है? जब अगर सरप्लस पड़ा हो एक बिल्डिंग या किसी भी चीज का और वो डिस्पोज हो जाए, तो पिछले क्वेश्चन में अभी ये पॉइंट करके आए थे, उसमें उसने खैर खुद बताया हुआ था, इधर खपा रहे। एन अमाउंट ऑफ 75 वाज रिमेनिंग इन द सरप्लस अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस आइटम्स प्रीवियस रिवैल्यूएशन।
बच्चों आप देखो नखरे कर रहे हैं, बता नहीं रहा, कहना चाह रहा है कि ऐसा करो, कह नहीं रहा, शर्मा रहे, भाई सीधी तरह कह दो कि यार इसका जो सरप्लस है वो रिटेन अर्निंग में ले जाओ। बात समझ रहे हो ना? शर्मो आ रही है ऐसे कहते हैं इसे। मेरे भाई कहना क्या चाह रहा है, जो कहना चाह रहा है वो कह नहीं पा रहा, शर्मा रहा है। जी मेरे भाई आप कर दो जो कहना चाह रहा है। वो कहना ये चाह रहा है मेरे भाई जो इस बिल्डिंग को हमने डिस्पोज किया इसका सरप्लस अभी भी किताबों में पड़ा। हमने कहा फिर कहता अच्छा आप क्या करें मेरे भाई, अब इस सरप्लस को कम कर दें आप और रिटेन अर्निंग्स में ले जाएं। और याद है ये कहना चाह रहे हैं जी। हमने इधर क्या लिखा था पिछली दफा? डिस्पोजल नहीं नहीं, पूरा पूरा क्या लिखा था? डिस्पोजल। आप ट्रांसफर इनटू, ये भी इस तरह भी कुछ लिख सकते हैं। बहरहाल कितना मेरे भाई? रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग्स मेरे भाई क्रेडिट। डन सर? डन सर? मारेगी। नहीं नहीं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, बच गई, लेकिन आपका मसला होगा। इधर देखें, इधर देखें, लेकिन कोई बात नहीं, इसी तरह चीजें सीखेंगे। ये वाला पॉइंट पढ़ें। ऑन 1 जुलाई 2022 50 मिलियन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्या ये बातें हमने डिस्कस की हैं? रिडीमेबल इररिडीमेबल, IS 23 याद करें। इररिडीमेबल होता एक रिडीमेबल, रिडीमेबल को हम कहते हैं लोन है, वापस कर देने हैं ना, पैसे इकट्ठे किए वापस करने हैं। 2-3 सालों का टाइम है, अगर 12 महीने से कम का टाइम है करंट लायबिलिटी, 12 महीने से ज्यादा का टाइम है फिर जाके वापस करने हैं तो नॉन करंट। इररिडीमेबल आपकी इक्विटी है, बिल्कुल आपने उसी तरह ट्रीट करना है जैसे ऑर्डिनरी शेयर्स को करते हैं, लेकिन एक कॉलम नया ऐड होना है। क्या? एक कॉलम नया ऐड होना है। फ्रीज बैच वालों को भी जब ये क्वेश्चन करवाया था मेरे भाई, तो हमने इधर ना ऐसे काचा माचा मारा था। क्यों? उसके रीजन है, सुन लें। रीजन मेरे चांद ये है, जब इस तरह होगा तो आपको पेपर में बैठ के कसम से याद रहेगी ये वाली बात कि यार इररिडीमेबल आना है, हमने इधर एक नया कॉलम बनाना है। क्या करना है? नया कॉलम बनाना है। क्या करना है मेरे भाई? नया कॉलम बनाना है। क्या करना है मेरे भाई? अब मुझे पता है आपके पास जगह नहीं होगी, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। आप क्या करो, कोई ऐसे कोई आपने घर में नीट एंड क्लीन काम करना है, जाके ऐसे कोई काचा माचा मार के इधर आपने लिखना है मेरे भाई। ये है जी ऑर्डिनरी वालों का। किसका? इधर मेरे भाई आपने शेयर कैपिटल लिखना ऑर्डिनरी और इधर लिखना इररिडीमेबल। क्या? ठीक है जी, इररिडीमेबल। अब जगह कम है, इररिडीम जी। अच्छा मिटा दूं तो क्या? इधर कैसे कॉपी उधर थोड़ी कर रहा हूँ, बोर्ड कैसे ले जाऊं, इधर ले जाऊं, ये भी सारा मिटाऊं फिर? जी कहता ऑन ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कहता पार वैल्यू 10 है। कहता हमने कितने पे इशू किए? यार कितना अच्छा यार मेरे भाई, उसने नंबर ऑफ शेयर्स बताए हैं। मुझे बताओ डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा? ये वाला काम करो, जल्दी करो, शाबाश। यार मैं आपको एक बात बता दूं, जब वो आपको नंबर ऑफ शेयर्स बता रहे तो फिर आपको ना स्टेप 1 की जरूरत है ना स्टेप, इधर देखें, फिर इधर देखें, इररिडीमेबल शेयर्स। अब जरा सुनना, इसकी वर्किंग इधर ही हो सकती है। 50 मिलियन मल्टीप्लाई बाय रुपीस, कितना बच्चों बताएं? पार वैल्यू कितनी है? 10। फिर करो 50 मिलियन मल्टीप्लाई बाय रुपीज 5। क्या मेरी बात समझे हैं कि नहीं? 50 मिलियन मल्टीप्लाई बाय रुपीज कितना बच्चों? 10। फिर करो यही वाली हरकत, 50 मिलियन मल्टीप्लाई बाय रुपीज कितना बच्चों? 5। 5 से आपका शेयर प्रीमियम ने बढ़ना है। कितना हो गया बच्चों? ये 25 है? नहीं ये कितना होगा? ये कितना? जी ये कितना होगा बच्चों? 500। लेकिन इररिडीमेबल वाला ये 500 इधर। और बच्चों इधर कितना? 500 मल्टीप्लाई बाय ये कितना?
ठीक है बच्चों, एंट्री करनी है तो कर लो, एंट्री करनी है तो कर लो। कैश कितने से डेबिट होगा बच्चों? 50 मल्टीप्लाई बाय बच्चों 15, और मेरे भाई 50 मल्टीप्लाई बाय 10, 50 मल्टीप्लाई बाय, और बात समझे हो कि नहीं? कर लो, एंट्री कर लो, अपने पास कर लो, शाबाश, याद रहेगा। उसके बाद मेरे मासूम दोस्तों ये कर लो, एंट्री करनी है तो कर लो यार, ये लो, फिर आपको ना याद नहीं रहनी बातें। ये वर्किंग नंबर कौन सी बनेगी यार? फिर वर्किंग नंबर 2 बनेगी शायद जी। ट्रांजैक्शन नंबर कौन सी है? ये बताएं। कैश, शेयर कैपिटल और शेयर 50 मिलियन, 50 मिलियन, 50 मिलियन मल्टीप्लाई में मेरे भाई क्या? हाँ लो यार, वो ठीक है, यही काम मैंने कहा यार डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि स्टेप 1 और 2 है नहीं। अगला बता दें बच्चों, अगली बात बता दें, अगली बात बता दें मेरे भाई। क्या था? इन अक्टूबर 2022 एन इंटरिम 5% कैश डिविडेंड ऑन ऑल शेयर्स वर मेड। अब मेरी बात सुन लें जरा गौर से, ये आखिरी ट्रांजैक्शन के बाद बनाते हैं। अब कहता हर तरह के शेयर्स पर डिविडेंड कितना बच्चों? प्रेफरेंस शेयर्स पर भी रिटर्न होता है, और सही है। इधर देखें, अब आप मुझे जरा तरीका इधर देखें, इधर भाई इधर देखें, जरा गौर से बात सुने, इधर देखें। ये 500 के क्या है? इररिडीमेबल वाले, और ये 1100 के कितने हैं? ऑर्डिनरी वाले। तो आपके पास टोटल शेयर कैपिटल कितना है? टोटल शेयर कैपिटल के अंदर बच्चों दोनों शामिल होते हैं। कितना बच्चों? 1600। 1600 को मल्टीप्लाई किससे करना है? 5% से। मेरी बात समझे? डिविडेंड की एंट्री चेंज नहीं होनी, वो सेम है। आपने कहा ना रिटेन अर्निंग्स डेबिट, चाहे वो ऑर्डिनरी का हो चाहे किसका हो, प्रेफरेंस का, और मेरे भाई डिविडेंड पेएबल क्या हो जाना है? क्रेडिट। मेरी बात समझे हैं जी? इधर आ जाए, लेकिन भाई ख्याल करना है। अच्छा ये भी हो सकता था लिखा होता ओनली ऑन, बोलो, ओनली ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स, और अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो डिविडेंड तो बच्चे प्रेफरेंस पे भी देना होता है, फिर आप ये अजम्पशन लेते कि डिविडेंड प्रेफरेंस वालों को भी दिया जा रहा है। मेरी बात समझे हैं? बहरहाल क्वेश्चन में बताएगा जी। बताएं दी, ये कौन सा डिविडेंड है यार? कैश, ओ सॉरी मादरत, बल्कि जब उसने लिख दिया ऑन ऑल शेयर्स तो मेरे भाई ये प्रेफरेंस वाले हैं, तो इनको तो फिक्स डिविडेंड दिया जाता है, ये कैश वाला ही होगा ना जी। ये आएगा जी फाइनल नहीं, फाइनल नहीं, इंटरिम। मेरे भाई अब ध्यान से 1100 में कर रहा हूं, आप 1600 डायरेक्ट नहीं लिख रहा, 1100 प्लस मल्टीप्लाई बाय। भाई अगर ऐसा होता ऑर्डिनरी वालों को 5% और प्रेफरेंस वालों को 6%, तो फिर अलग-अलग करना पड़ता ना। अब तो परसेंटेज सेम है, तो बताएं कितना आता है? कितना? 80। रिटेन अर्निंग्स डेबिट, डिविडेंड पेएबल मेरे भाई क्रेडिट। ओके भाई, ओके सर, ये एक नई चीज आ गई आपके लिए, इररिडीमेबल वाली बात। ओके मेरे भाई, अब करते हैं इस तरह की आखिरी ट्रांजैक्शन हमारी रह गई है, इधर से एक ट्रांजैक्शन रह गई है बस। सही है मेरे भाई? इसको फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह क्या उसका नाम है, अभी ब्रेक के फौरन बात कर लेते हैं जी। भाई नॉर्मली जब बोनस शेयर्स होते हैं ना, वो ऑर्डिनरी वालों को दिए जाते हैं, प्रेफरेंस वालों को फिक्स अमाउंट कैश के तौर पे दी जाती है। ठीक है, लिख लें कहीं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस नॉर्मली नहीं मिलता, नॉर्मली बात कर रहा हूं, उनको तो फिक्स अमाउंट एक तय हो जाती है, उनके एग्रीमेंट में लिखा होता है आप इतना रिटर्न हमने देना है। बात समझे मेरे भाई जी? और बात समझे, शेयर जो होते हैं ना, ये जो बोनस ये नॉर्मली ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं जी मेरे चांद। चलें ब्रेक के बाद आके एक ट्रांजैक्शन जो रहेगी ये करते हैं, उसके बाद मेरे भाई IAS 23 का क्वेश्चन भी मैंने करवाना है। ये अभी रिसेंट अटेम्प्ट में, इसमें तो नहीं आया, नहीं रिसेंट में नहीं, उससे पिछली वाले जो था ऑटम 24 का था मेरा ख्याल है, वो क्वेश्चन करवाना है मैंने जी। अभी ब्रेक।